अरे वाह, ये तो सच में कमाल है। मसाला बिल्कुल बराबर, मटन नरम, मछली तो मुलायम मक्खन जैसी। एक दोपहर एक कार शहर में आती है। उसमें से एक आदमी उतरता है, लगभग 45-50 साल का। कड़कड़ाती सर्दी, झील के किनारे मिट्टी का छोटा सा घर, दीवारों की दरारों से ठंडी हवा अंदर घुस रही है। एक फटी रजाई में मोहन और उसकी बेटी चांदनी दुबके बैठे हैं। पिताजी, घर में राशन भी खत्म हो गया और जलाने को लकड़ी भी नहीं बची। कल सुबह क्या खाएंगे? ठंड कैसे काटेंगे? आज पूरा दिन गांव में भटका, पर कोई काम ही नहीं मिला बेटा। जेब खाली है, दिमाग सुन्न पड़ा है। कल फिर जाइए ना काम ढूंढने, कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही। मैं संभाल लूंगी, आप हिम्मत मत छोड़िए। जाऊंगा बेटा, जब तक ये बूढ़े हाथ चल रहे हैं तेरे सामने हार नहीं मानूंगा। बस तू साथ देना। सुबह की हल्की धुंध, मोहन अलग अलग घरों के दरवाजे पर जाता है। मौसी, जरा सुनिए, कोई भी छोटा मोटा काम हो तो बता दीजिए। 2 वक्त की रोटी के बदले जो कहोगी कर लूंगा। अरे तू वही ना, झील वाला मांस मछली खाने वाला मोहन? हमारा दरवाजा भी अपवित्र कर दिया। जा, हमारे यहाँ तेरे लिए कोई काम नहीं, दूर हट। मौसी, काम से मतलब रखो, थाली से नहीं। भूख सबको लगती है, चाहे शाकाहारी हो या मांसाहारी। हमारे यहाँ मांसाहारी के लिए न काम है न जगह। मामा, खेत में मजदूर चाहिए हो तो रख लो, जो मजदूरी ठीक लगे दे देना। बेटी के मुंह पर ताला लग गया है भूख से। तेरे जैसे को खेत में घुसने दूंगा तो पूरी फसल अपवित्र हो जाएगी। हम शाकाहारी हैं, मांस मछली खाने वालों को काम देना पाप समझते हैं। आगे बढ़, यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। शाम ढल रही है। मोहन हिचकते कदमों से आंगन में प्रवेश करता है। आजा मोहन, क्या हाल बना लिया है अपना। लगता है बहुत बुरे दिन चल रहे हैं तेरे। बोल, क्या काम है? सेठ जी, घर में ना अनाज बचा है ना लकड़ी। बेटी 2 दिन से आधा पेट खा रही है। अगर आप 200-300 उधार दे दे, मैं मेहनत करके मूलधन लौटा दूंगा। पर एक बात साफ कहता हूँ, ब्याज मैं जिंदगी में नहीं दूंगा, ना ब्याज को सही मानता हूँ। वाह रे, जेब में फूटी कौड़ी नहीं और बातें उसूलों की। बिना ब्याज के रुपए दूंगा तो मेरा क्या फायदा? मैं कोई धर्मशाला चलाता हूँ क्या? फायदा ये होगा सेठ जी कि एक मजबूर की जान बच जाएगी। आपकी तिजोरी से कुछ नहीं घटेगा, पर मेरे घर का चूल्हा जल उठेगा। ऊपर से जब दूंगा अपनी खुशी से दूंगा, पर उसे ब्याज नहीं दूंगा। ठीक है, मान लेते हैं तू ब्याज नहीं देगा, पर मैं भी सेठ हूँ, मुफ्त में दया नहीं बेचता। तेरे लिए एक अलग तरह की शर्त है मेरे पास। कैसी शर्त सेठ जी? सीधी बोलिए, घुमा फिरा कर नहीं समझता मैं। अभी जो रुपए मांगे हैं पूरे दे दूंगा, ना ब्याज ना कुछ और। लेकिन अगर 1 महीने के अंदर अंदर तूने पैसा वापस नहीं किया तो बदले में तेरी बेटी का ब्याह मुझसे होगा। क्या? मेरी बेटी आपसे? सेठ जी, आप उसके बाप की उम्र के हैं। लड़की कोई कर्ज की रसीद नहीं होती जो पैसे के बदले खमा दी जाए। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे मना कर दे, कौन जबरदस्ती कर रहा हूँ। बिना रुपए के भी रह सकता है तू। भूख और ठंड से दोनों की जान जाती है तो जाए। मैं तो बस सौदा रख रहा हूँ। एक तरफ रुपए, दूसरी तरफ तेरी बेटी। चुनना तुझे है। गरीब के लिए हमेशा 2 बुराइयां ही बचती हैं सेठ जी, एक आज की भूख, दूसरी कल का डर। ठीक है, रुपए दे दीजिए। 1 महीना मेरी जान पर भारी रहेगा, पर मैं जान लगाकर पैसे लौटाऊंगा। अपनी बेटी को आपके हवाले नहीं होने दूंगा। बस यही सुनना था।
ये ले रुपए और ये कागज, इसमें तारीख लिखी है 1 महीना। इसके बाद या तो पैसा या। रात, चूल्हे पर दाल चढ़ी है, लकड़ियां सुलग रही हैं। घर में महीनों बाद रसोई की महक है, पर मोहन के चेहरे पर चिंता साफ दिखती है। पिताजी, आज तो लग रहा है जैसे कोई त्योहार आ गया हो। अनाज भी आ गया, लकड़ियां भी, चूल्हा भी जल रहा है। आपने तो कमाल कर दिया सच में। सामान आ गया है बेटा, पर इसकी कीमत इतनी भारी है कि सीना दबा जा रहा है। आज जो रोटी हम खा रहे हैं ना, उसके बदले मैंने तेरी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी है। और ये बात बताने से पहले ही मैं खुद से शर्मिंदा हूँ। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? साफ साफ बोलिए ना, ये रुपए किस शर्त पर मिले हैं? आप मुझसे कुछ छुपाएंगे तो मैं और डर जाऊंगी। सेठ रामनाथ के पास गया था, ब्याज से मना कर दिया तो बोला ठीक है, बिना ब्याज के रुपए दूंगा, पर अगर 1 महीने में लौटा न पाया तो बदले में तेरी बेटी से शादी करूंगा। मैंने लाख मना किया, पर पेट की आग और ठंड ने मेरा मुंह बंद कर दिया। मतलब आज हमने भूख से जान बचाई और 1 महीने बाद मेरी जान की बारी आएगी। मैं जानती हूँ आप मजबूर थे, पर अब हमें भी मजबूरी का जवाब बनना पड़ेगा। रोने से कुछ नहीं होगा पिताजी, रास्ता ढूंढना पड़ेगा। रास्ता? तेरे सामने साफ साफ कह रहा हूँ, न गांव वाले काम देते हैं, न खेत में घुसने देते हैं। 1 महीना पलक झपकते निकल जाएगा, और पैसा इतना बड़ा है कि अकेले मेरे बस की बात नहीं। पिताजी, आप हमेशा कहते थे कि माँ के हाथ से सीखा हुआ आपका मटन और मछली का करी गांव में सबसे अच्छा पलता है। आपने ही तो बताया था कि जब मेलों में आप मटन मछली का करी बनाते थे, लोग उंगलियां चाटते रह जाते थे। क्यों ना हम वही मटन मछली का करी बेचें? इस गांव में जहां लोग मुझे छूने से कतराते हैं, वहां मेरे ठेले से मटन मछली की प्लेट उठाएंगे? नहीं, यहाँ नहीं। पास वाला शहर मीरापुर याद है ना, जहां मेलों में मटन कबाब और मछली का करी सब खुलकर बिकता है। वहां लोग मांसाहारी हैं, उन्हें स्वाद की कद्र है, जात पात की नहीं। सेठ से जो रुपए लाए हैं, उनका थोड़ा हिस्सा ठेला, बर्तन और शुरू का माल खरीदने में लगाइए। अगर किस्मत ने साथ दिया तो कर्ज भी उतर जाएगा और हमारी इज्जत भी बच जाएगी। तू छोटी है पर बहुत समझदार है चांदनी, सही कह रही है। कर्ज डूबने देने से अच्छा है उसी से धंधा खड़ा कर लें। चल, कल सुबह ही मीरापुर चलेंगे, तेरे बाप के हाथ का मटन मछली का करी आजमाएंगे दुनिया पर। मीरापुर शहर का चौराहा, पुराना किराए का ठेला, उस पर चूल्हा और बड़ी देग। मटन और मछली के करी की खुशबू ठंडी हवा के साथ फैल रही है। आओ भैया, गर्मा गर्म मसालेदार मटन और मछली का करी ठंड में जिस्म गर्म कर देगा, रोटी के साथ भरपेट खाने लायक। पहले कभी नहीं देखा तुझे यहाँ, कहाँ से आया रे? और मटन मछली का करी तो सच में दूर से ही सुगंध मार रहा है। पास के गांव से हूँ मालिक, वहां मेरे लिए न काम है न इज्जत, बस मांसाहारी कहकर अलग कर देते हैं। सोचा जिस चीज के लिए तिरस्कृत हो रहा हूँ वही बेचकर पेट पालूं। 1 प्लेट चख लीजिए, अच्छा ना लगे तो पैसे मत देना। अरे वाह, ये तो सच में कमाल है। मसाला बिल्कुल बराबर, मटन नरम, मछली तो मुलायम मक्खन जैसी, और घी की खुशबू अलग। शहर के होटल वाले भी ये स्वाद नहीं दे पाते। तू तो भाई सीधा दिल पे वार कर रहा है। अच्छा है, तो मेरे लिए भी 1 प्लेट लगा दे। नाम लिख लूं क्या तेरी दुकान का? रोज शाम को यहीं जमाया करेंगे। देखिए पिताजी, लोग तारीफ कर रहे हैं, शायद सच में हमारे अच्छे दिन शुरू हो रहे हैं। अगर ऐसी ही भीड़ रही ना बेटा, तो सेठ का कर्ज भी उतरेगा और तेरे बाप की झुकी कमर भी सीधी हो जाएगी। बस स्वाद बना रहे, यही दुआ है। 2 हफ्ते बाद सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग हरिदीन चाचा आकर बैठ जाते हैं। बेटा,
तेरे हाथ का मटन मछली का करी तो पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया है। आज सोचा खुद चख लूं कि लोग फिजूल में तारीफ कर रहे हैं या सच में हुनर है। आप जैसे बुजुर्ग का ये कहना ही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है चाचा। आप बताइए, नमक मसाला बराबर है ना? नमक मसाला तो ठीक है ही, सबसे बड़ी बात यह है कि तू ईमानदारी से कमा रहा है। सुना है किसी सेठ के चंगुल से निकलने के लिए ये ठेला लगाया है तूने। घबराना मत, जब तक हमारा दांत चलेगा तेरी दुकान खाली नहीं रहने देंगे। आपके जैसे लोगों का भरोसा ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है चाचा। अब तो बस यही चाहत है कि एक दिन ढाबा खोलूं और बोर्ड पर लिखूं मोहन मटन मछली वाला, मेरापुर वालों का अपना ढाबा। एक दोपहर एक कार शहर में आती है। उसमें से एक आदमी उतरता है, लगभग 45-50 साल का। भाई, एक प्लेट गर्मा गर्म मटन मछली का करी देना जरा। सफर लंबा था, पेट भी खाली है और तेरी दुकान की खुशबू ने तो और भूखा कर दिया है। जरूर मालिक, अभी देख से निकाल कर देता हूँ गर्मा गर्म। पहली बार आए हैं क्या यहाँ? हाँ, पहली बार, पर खुशबू को जानी पहचानी सी लगी, इसलिए रुक गया। अजय प्लेट लेकर एक तरफ खड़ा होता है। पहला कौर मुंह में डालते ही जैसे कहीं खो जाता है। ये तो बिल्कुल माँ के हाथ वाला स्वाद है। वही मसाले का संतुलन, धीमी आंच पर पकी देग की खुशबू। सुशीला माँ के बाद ऐसा मटन मछली का कड़ी तो कभी नहीं खाया। लगता है जैसे बरसों पुरानी कोई भूली हुई याद अचानक जिंदा हो उठी हो। साहब, अगर करी में कुछ कमी लगे हो तो बताइए। नमक मसाला कम ज्यादा हो गया हो तो मैं पिताजी को अभी बोल दूं। वो रोज कहते हैं खाने में दिल लगना चाहिए, तभी स्वाद आता है। नहीं बिटिया, कमी नहीं है। कमी तो कभी थी ही नहीं। इसमें तो बहुत कुछ ज्यादा है। प्यार, अपनापन और माँ की यादें हैं। बस एक बात पूछनी है तुम्हारे पिता से, अगर बुरा ना माने तो। भाई, नाम क्या है तुम्हारा और किस गांव के हो? नाम मोहन है साहब। अब तो लोग मोहन मटन मछली वाला कहकर ही बुला लेते हैं। झील किनारे वाले गांव से आया हूँ। वहां न ढंग का काम मिला न इज्जत। पेट पालने के लिए शहर आकर ये ठेला लगा लिया। और तुम्हारी माँ का नाम और पिता का? माँ का नाम था सुशीला और बापू का गोपाल। दोनों अब इस दुनिया में नहीं है। पर साहब, आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि सुशीला और गोपाल मेरे भी माँ बाप थे। मैं अजय हूँ मोहन, तेरा बड़ा भाई, जिसे तूने शायद बचपन में भगवान के पास समझकर भुला दिया होगा। भैया, पर माँ तो कहती थी कि मेरा एक भाई था जो बचपन में ही मर गया। तो फिर आप कैसे? मरा नहीं था मोहन, मरा था तो बस रिश्ता, हालातों की मार से। अकाल के दिनों में मजबूरी में मुझे एक शहर वाले व्यापारी के साथ भेज दिया गया। तू बहुत छोटा था, इसलिए तुझे सच नहीं बताया गया। माँ बाप को लगा था एक बच्चे को बचा लिया तो दूसरे की जान चल जाएगी। तो माँ वो रोज चूल्हे के पास बैठकर जो आकाश की तरफ देखती थी और कहती थी कि मेरा अजय कहीं होगा, जिंदा होगा। हाँ मोहन, माँ की ममता कभी झूठ नहीं बोलती। मैं जिंदा रहा, पर हर दिन तुम्हें और माँ बाप को याद करता रहा। आज ये करी, इसने हमें फिर से मिला दिया। भैया, अगर आप सच में मेरे भाई हो तो आज के बाद मैं अकेला नहीं रहा। ये ठेला, ये संघर्ष सब हल्का लगने लगा है। तू कभी अकेला था ही नहीं। बाकी बातें तेरे घर चलकर करेंगे। यहाँ भीड़ है। आज की रात सिर्फ हम भाइयों की होगी। मोहन शुरू से अंत तक सेठ वाला किस्सा, ठेला, मेरापुर सब बता देता है। मतलब आधे से ज्यादा कर्ज तू अपने दम पर उतार चुका है, बस थोड़ा हिस्सा बचा है। अब आगे की चिंता छोड़ दे। कल सुबह सेठ के पास हम दोनों चलेंगे। उसका पैसा मैं चुका दूंगा और उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं होगी किसी और गरीब की बेटी को कागज के सहारे बंधक बनाने की। तो अब मुझे उस सेठ से शादी नहीं करनी पड़ेगी ना चाचा? कभी नहीं बेटा। जब तक तेरे सिर पर बाप और चाचा दोनों का हाथ है, कोई भी सेठ तुझे सौदे की चीज समझने की हिम्मत नहीं करेगा। अगली सुबह
बिना बुलाए ही सेठ रामनाथ झील वाले घर पर आ धमकता है। ओ मोहन, बाहर निकल रे। आज तेरे इम्तिहान का आखिरी दिन है। 1 महीना पूरा हो चुका है। अब या तो मेरे रुपए मेरी हथेली पर रख दे या तेरी बेटी को मेरी दहलीज पर पहुंचा दे। आज मैं खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा, ये तुझे भी पता है। सेठ जी, मानता हूँ कि अभी तक पूरे पैसे नहीं जुटा पाया, पर आधे से ज्यादा रकम मेरे पास तैयार है। अगर आप 2 हफ्ते और की मोहलत दे दें तो मैं आपका सारा पैसा ईमानदारी से लौटा दूंगा। बस मेरी बेटी को इस सौदे से अलग रखिए। मुझे तेरे बहाने नहीं सुनने। मुझे तो बस ये कागज दिख रहा है जिस पर तेरी अपनी साइन है कि 1 महीने में पैसा नहीं लौट आया तो बेटी मेरी। अदालत भी यही मानेगी कि तूने अपनी मर्जी से साइन किए हैं। अब पीछे हटकर दया की भीख मांगने का कोई मतलब नहीं। सेठ जी, पहले ये तो जान लीजिए कि किसी की भूख और ठंड का फायदा उठाकर उससे करवाए गए साइन को कानून में मजबूरी के साइन कहते हैं, सौदा नहीं। और रही बात पैसों की, तो आपका मूलधन अब किसी की जिंदगी और इज्जत के बदले में नहीं, सीधे आपके हाथ में नकद जाएगा। गिन लीजिए, जितना पैसा आपने दिया था उतना ही है, ना 1 रुपया कम ना ज्यादा। आपने खुद कहा था ब्याज नहीं लोगे, तो अब ये मूलधन ले हमारा पीछा छोड़िए। तू आखिर है कौन जो ये गरीब मटन मछली वाले का इतना बड़ा कर्ज यूं ही उतार रहा है? कल तक ये मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा था और आज तेरे साथ खड़ा हो गया। ये सब क्या खेल चल रहा है यहाँ? मैं इसका बड़ा भाई हूँ, जो सालों पहले तुम्हारे जैसे ही लालचियों की वजह से घर से बिछड़ गया था, और अब मेहनत करके इतना कमा लिया है कि अपने भाई की इज्जत को पैसे की कमी के आगे गिरने नहीं दूंगा। कर्ज अब चुक चुका है, और अगर आज के बाद तुमने किसी भी गरीब की बेटी पर कागज के दम पर हक जताने की कोशिश की, तो इस बार मुकाबला झोपड़ी में नहीं, थाने, अदालत और अखबारों में होगा, जहां तेरी हवेली की हर ईंट का हिसाब पूछा जाएगा। रामनाथ चुपचाप थैला लेकर लौट जाता है। कुछ महीने बाद मेरापुर चौराहे पर अब पक्की दुकान है। बोर्ड पर लिखा है मोहन दा ढाबा, मटन मछली स्पेशल। देख मोहन, थैले से शुरू हुआ सफर अब ढाबे तक पहुंच गया। मेज, कुर्सी, बोर्ड, भीड़ सब बता रहे हैं कि तेरा हुनर लोगों ने अपना लिया है। बस अब मेहनत और ईमानदारी बनाए रखना, आगे और भी बढ़ सकता है ये नाम। ये ढाबा सिर्फ मेरा नहीं भैया, चांदनी की अकल, आपकी मदद और मेरे हाथ तीनों की कमाई है। सोचा भी नहीं था कि कभी अपना नाम लिखेगा बोर्ड पर, मोहन दा ढाबा। कभी कभी सबसे कड़वी ठंड, सबसे गहरे जख्म और सबसे बड़ी तन्हाई मिलकर इंसान को वहां पहुंचा देती है जहां उसका हक होता है, बशर्ते वो हार न माने।